आइए देखें कि इस माँ चोट पृथ्वी पर क्या हो रहा है। सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच्चे अपराध मामलों में से एक का खुलासा करने जा रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे कई कुख्यात सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने भयानक कृत्य किए हैं, लेकिन कुछ ही इस हत्यारे के आतंक और दुष्टता की बराबरी कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ भयानक हत्याओं के बारे में नहीं है, यह उस छाया के बारे में है जो 1960 के दशक में बंबई शहर पर पड़ी थी। एक छाया इतनी अंधेरी थी कि शहर, जो कभी नहीं सोता था, रुक गया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सनकी सीरियल किलर के बारे में जिसने न सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को निशाना बनाया बल्कि दूध पिलाने वाले बच्चों को भी नहीं बख्शा। उनके नाम के उल्लेख मात्र से मुंबई वासियों की रगों में खून जम जाएगा। रमन राघव। कहानी जुलाई 1968 में शुरू होती है। ये बंबई के हलचल भरे शहर में किसी भी अन्य शाम की तरह एक शाम थी। सड़कें जीवंत थीं, विक्रेताओं से भरी हुई थीं, बच्चे खेल रहे थे और दिन भर के काम के बाद घर जा रहे परिवार थे। लेकिन बोरीवली के पास पोयसर इलाके की छायादार गलियों में एक ऐसी खोज हुई जो शहर की शांति को चकनाचूर कर देगी। बॉम्बे पुलिस को एक क्रूर हत्या के बारे में सतर्क किया गया। एक आदमी का शव एक झोपड़ी के बाहर पड़ा था। उसका सिर एक ठोस लोहे की रॉड से कुचला हुआ था। उसका चेहरा मुश्किल से पहचान में आ रहा था। झोपड़ी के अंदर की महिला सदमे से भीगी हुई एक बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर खून से सने अवशेषों को देखती रही। आतंक के कारण धुंधली उसकी गवाही से कोई मदद नहीं मिली। अंधेरे ने हत्यारे को उसकी आंखों से बचा लिया था। पुलिस ने संभावित घरेलू विवाद या व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के रूप में मामला दर्ज किया, इस बात से अनजान कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी जांच रुकी रही थी कि कुछ किलोमीटर दूर मलाड में भी ऐसी ही हत्या हो गई। एक व्यक्ति को इसी तरह के हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। कोई स्पष्ट मकसद नहीं था, बस एक भयानक सन्नाटा जो शहर में छाने लगा था। फिर वह रात आई जो हर मुंबईकर के सपनों को सताएगी। एक बरसात की रात में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 3 लोगों के एक युवा परिवार, एक पति, पत्नी और उनके 2 महीने के बच्चे की नींद में हत्या कर दी गई। अपराध स्थल पर पहुंची पुलिस को डरावने दृश्य का सामना करना पड़ा। बच्चा अपनी मां के पास लेटा हुआ था, दोनों के सिर बेरहमी से कुचले हुए थे। पुलिस को अब एहसास हुआ कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। एक पैटर्न उभरने लगा। इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले का तरीका, सोते समय पीड़ितों के सिर पर हमला करना, एक विक्षिप्त व्यक्ति की ओर इशारा करता है। एक सीरियल किलर। शहर दहशत में डूब गया। बात तेजी से फैली और अचानक हर अंधेरी गली, हर परछाई एक हत्यारे के चेहरे को छुपाती हुई प्रतीत होने लगी। जैसे ही रात हुई, परिवारों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर ली। मुंबई के सामान्य शोर और हलचल की जगह एक भयानक शांति ने ले ली। यहाँ तक कि रात के पहरेदार भी, जो आमतौर पर सड़कों पर आलस्य से चलते देखे जाते थे, अब अपनी लाठियां थामे हुए हैं, आंखें चौड़ी हैं और दिल तेजी से दौड़ रहे हैं। जैसे ही शवों की संख्या बढ़ी, मुंबई पुलिस को डीसीपी रमाकांत करने के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपराध शाखा ने 2000 अधिकारियों को 24 घंटे गश्त पर लगाया, सड़कों पर छानबीन की, लेकिन हत्यारा एक भूत की तरह लग रहा था। अंधेरे में गायब हो रहा था, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। वहीं डर ने अजीब कहानियों को जन्म दिया। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा, यह कोई आदमी नहीं था, वह एक अलौकिक प्राणी है जो तोते या बिल्ली में बदल सकता है। लोग एक पौराणिक प्राणी के बारे में कानाफूसी कर रहे थे जो अपने शिकार को मारकर हवा में गायब हो सकता है। मुंबई के लोगों के लिए ये सिर्फ आतंक का समय नहीं था, यह अतार्किक भय का समय था। निर्दोष भिखारियों को पागल भीड़ ने मायावी हत्यारा समझकर पीटा। पड़ोसियों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया और मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में अलगाव घुटन भरा महसूस होने लगा। डीसीपी करने की टीम को सुराग ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन फिर 1965-66 का एक पुराना मामला सामने आया। बंबई के बाहरी इलाके में इसी तरह की हत्याओं की एक श्रृंखला। उस समय की हत्याओं में गरीब झुग्गीवासियों को भी निशाना बनाया गया था। पैटर्न परेशान करने वाला परिचित था। कर्ण की टीम का हिस्सा इंस्पेक्टर वकाटर ने एक व्यक्ति को याद किया जिस पर उन्हें एक बार उन अपराधों का संदेह था, रमन राघव। एक काले इतिहास वाला एक आवारा। राघव को पहले की हत्याओं के स्थानों के पास घूमते हुए पकड़ा गया था और उसे कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। उस समय जब वह गायब हो गया तो हत्याएं बंद हो गई थी, लेकिन अब वह वापस आ गया लगता है। पुलिस ने राघव के पुराने सहयोगियों और उन स्थानों का पता लगाया जहां उसे देखा गया था। इससे पहले कि वह दोबारा हमला करे, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये सफलता अगस्त 1968 के एक उमस भरे दिन में मिली।
एलेक्स फेलो नाम का एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर बायकुला बाजार के पास गश्त कर रहा था जब उसने एक आदमी को भीगी हुई शर्ट और खाकी हाफ पैंट पहने हुए देखा, जबकि आसपास कोई बारिश नहीं थी। उसके हाथ में एक गीला छाता था, जिससे फेलो का संदेह बढ़ गया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए फेलो ने उस आदमी की शर्ट पर खून के धब्बे देखे। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उस व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, सिंडी डाल। उपनाम रमन राघव के ज्ञात छद्म नामों में से एक से मेल खाता था। एक संक्षिप्त पूछताछ के बाद फेलो को कोई संदेह नहीं हुआ। उसने पूरे मुंबई में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ लिया था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस स्टेशनों के बाहर भीड़ जमा हो गई और मुंबई पुलिस का हीरो के रूप में स्वागत किया गया। लेकिन असली चुनौती सामने थी, रमन राघव को कबूल करवाना। राघव कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में चुपचाप बैठा रहा। उसने एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह निरुत्तर रहे। जब तक उन्होंने उससे नहीं पूछा कि क्या वह कुछ चाहता है, तब तक उसने अंततः कुछ नहीं कहा। चिकन, उसने स्पष्ट रूप से कहा। अगले कुछ दिनों में जैसे ही पुलिस ने उसके विचित्र अनुरोधों, अधिक चिकन, नारियल तेल, एक कंघी और एक दर्पण को स्वीकार किया, राघव ने अंततः बोलना शुरू किया। उसने खौफनाक लापरवाही के साथ अपने जघन्य अपराधों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे 1965 में जेल से छूटने के बाद वह एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और छोटी मोटी चोरियां करते रहे। लेकिन जल्द ही चोरी करना पर्याप्त नहीं था, उसे मारने की जरूरत थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना हत्या का हथियार, एक तेज लोहे की छड़ तैयार की और एक शिकारी की तरह अपने पीड़ितों का शिकार किया। उनकी स्वीकारोक्ति ग्राफिक और परेशान करने वाली थी। उन्होंने उस रोमांच के बारे में विस्तार से बताया जो उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने अपने पीड़ितों को मौत के घाट उतार दिया, न केवल पुरुषों और महिलाओं बल्कि बच्चों को भी मारने की संतुष्टि। उसे कोई पछतावा नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये जघन्य कृत्य क्यों किए, तो उन्होंने बस इतना कहा, वे बुरे लोग थे। भगवान ने मुझसे उन्हें मारने के लिए कहा। जब मामले की सुनवाई हुई तो राघव के बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल पागल था, कि वह पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था और सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता था। अदालत ने शुरू में उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन में उसकी मानसिक बीमारी की पुष्टि होने के बाद इसे घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया। रमन राघव ने अपना शेष जीवन सलाखों के पीछे बिताया, लेकिन उसके अपराधों की विरासत ने दशकों तक मुंबई को परेशान किया। आज भी कई लोग उसे रात में छाया के रूप में याद करते हैं, एक बुराई की ताकत जिसने एक समय शहर को आतंक की चपेट में रखा था। ये भारत के अब तक के सबसे भयानक सीरियल किलर में से एक रमन राघव की कहानी थी। उसके आतंक का शासन भले ही 50 साल पहले खत्म हो गया हो, लेकिन उसने जो डर पैदा किया वह आज भी उन लोगों की यादों में बना हुआ है जो उस अंधेरे दौर से गुजरे थे। यदि आपने इस कहानी का आनंद लिया है और दुनिया भर से और अधिक रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारी नवीनतम कहानियों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन को दबाना सुनिश्चित करें। यदि आपके पास कोई अन्य मामला है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो हमें टिप्पणियों में बताएं।